अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 15 से आपका काम स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, जरा पहले हम उस पे आएंगे। A beside fortress, a beside fortress is held by 5,700 men who have provisions for 66 days. बेसाइड फोर्ट्रेस को आप इस तरह समझे कि खाने पीने का इंतज़ाम किया जा रहा है 5,700 मैंस का 66 डेज के लिए। मतलब कोई जैसे आर्मी वाले होते हैं या स्काउट्स वाले होते हैं, वो लोग जाते हैं ना किसी जगह पर और किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए कैंपिंग पे जा रहे होते हैं, तो उनको एक डेज दिए जाते हैं। उस डेज में वो अपने खाने पीने का सामान जो है पूरे लोगों का साथ होता है, मतलब कि ना 66 डेज का खाना जो होता है वो 5,700 मैंस का वो साथ लेकर जाते हैं। इफ द गैरिसन लॉसेस 20 मैन ईच डे, अब सपोज कर लो वो जो है वो कोई आर्मी वाले लोग हैं, किसी जंग में गए हुए हैं, किसी वॉर में गए हुए हैं, तो वॉर कोई एक दिन की तो होती नहीं है, वॉर में तो टाइम लग जाता है। तो 2 महीने 2.5 महीने का प्रोसेस है अगर सपोज कर लो, तो उसमें ये कि गैरिसन लॉसेस, हर शख्स जो है मतलब जो हमारे पास लॉस हो रहे हैं 20 बंदे एक दिन में लॉस हो रहे हैं। फॉर हाउ मैनी डेज विल द प्रोविजन लास्ट, सही है, कितने डेज तक हमारा खाना चल सकता है। जो खाना हम लेकर जा रहे हैं, जो कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं खाने पीने की या इंटरटेनमेंट की चीज़ें, वो आखिरी डे कौन सा, यानी कितने दिन तक चल सकता है। अब 66 डेज 5,700 मैन्स के लिए था, लेकिन लेट सपोज कि भाई अगर 5,700 मैन में से हर दिन 20-20 बंदे कम हो रहे हैं, तो भाई खाना तो लंबा चलना चाहिए, 66 डेज से ज़्यादा चलना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग मर भी तो रहे हैं। रोज़ाना तो 5,700 मैन जो है वो खाना तो नहीं खा रहे। तो इस सिचुएशन के तहत हमें क्या काम करना होगा, हम सबसे पहले जो है वो ये बात देखेंगे कि हमारे बंदों की तादाद कितनी है। 5,700 मैन है हमारे, ठीक है। दूसरे दिन 20 कम हो जाएंगे, अगर मैं सीक्वेंस बनाना चाहूँ, सीरीज बनाना चाहूँ, दूसरे दिन 20 कम हो जाएंगे, यानी 5,680। फिर 20 बंदे और कम हो जाएंगे तीसरे दिन, 5,640। इस तरह एक सीक्वेंस बन जाएगी, ये सीरीज में अब तब्दील होगी। मुझे कितने दिनों तक खाना लेकर जाना है, 66 डेज तक। सो सम बताया जाएगा भाई, सपोज कर लो एक दिन 66 डेज का क्या खाना होगा, यानी एक बंदे का 66 डेज का क्या खाना होगा और 5,700 बंदों का 66 का क्या खाना होगा। तो आप 66 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5,700 से, तो आपका आंसर आएगा 3,76200। ये सम है इस सीरीज का, ठीक है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस क्या है, लेट सपोज हमारे पास सीक्वेंस बनी, पहला नंबर बना 5,700 और दूसरा नंबर बना 5,680। 5,700 और दूसरा नंबर बना 5,680। तो बेटा मैं दूसरे नंबर को पहले नंबर से माइनस करूंगा, इसे हम कहते हैं डिफरेंस। तो 5,680 को 5,700 से माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा -20। ये जहन में रखना, ठीक है बेटा। आगे कह रहे हैं ये जो सम निकाला है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब कि सम कैसे निकाला है, ये एक ट्रिक वे में निकाला है कि भाई 5,700 का एक दिन का खाना, दूसरे दिन का खाना प्लस कर लो भाई, तीसरे दिन का खाना प्लस कर लो। लेकिन हम तो सब प्लस नहीं कर सकते, हमारे पास सीक्वेंस तो इतनी सारी बना ही नहीं सकते हम। तो हमने क्या कर दिया, 66 डेज को मल्टीप्लाई कर दिया 5,700 मैन से। मतलब कि सपोज कर लो कि तुम जो है वो 3,76,000 यानी 3,76,200 तक का खाना लेकर गए थे 5,700 मैन का, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, कॉमन डिफरेंस मैन के दरमियान क्या हो रहा है, कॉमन मैन के दरमियान क्या डिफरेंस आ रहा है, -20, ठीक है। अच्छा, अब सम ऑफ का फॉर्मूला लगाएंगे हम और एन की वैल्यू मालूम करेंगे कि हमारा ये खाना कितने दिन चलेगा। तो एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। हमने जाना कि भाई यहाँ पर हम आराम से जो है वो इसमें ये काम कर सकते हैं कि सम ऑफ हमारा 3,76,200 है,
एन अपॉन टू ए की जगह 5700 हो गया, एन माइनस वन डी की जगह -20 हो गया। तो इन शॉर्ट टू को जो है वो 5700 से मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, और यहाँ -20 को दोनों से मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, तो -20n और माइनस माइनस +20। ठीक है, 11400 +20 मिलकर हो जाएंगे 11420 -20n। ठीक है, अच्छा अब इसमें आप ये काम भी कर सकते हो भाई कि आप इसमें ये काम भी कर सकते हो, आप इसमें इस वर्किंग को ऐसे भी देखोगे कि 3700 3,76,200 डिवाइडेड बाई टू, यानी टू यहाँ डिवाइड होगा, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, ऐसा भी करेंगे। वरना अदरवाइज जो है वो हम डायरेक्टली बस एन की वैल्यू निकालनी है, कुछ भी करके हमें एन की वैल्यू निकालनी है, और तरीका आप एन की वैल्यू का जानते हैं। ठीक है, तो क्या काम होगा दोबारा देखें भाई। यहाँ पर हमने क्या काम किया, इन्होंने यहाँ पर थोड़ी सी लंबी की है, 20 कॉमन लिया, हालांकि नीड नहीं बनती। अगर हम डायरेक्टली भी सॉल्व करते, टू यहाँ डिवाइड वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, फिर ये एन दोनों से मल्टीप्लाई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती। सही है, तो ये इस तरह की सिचुएशन है, लेकिन आप इस स्टेप को करोगे और ये स्टेप याद रखोगे तो आपकी क्वाड्रेटिक बड़ी नहीं बनेगी। सही है, आपने अगर 20 कॉमन ले लिया इन दोनों से, तो अंदर क्या बचा 571 माइनस एन, और टू टेन सा 20। अब 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा 37620। अब तुम देख रहे हो कि ये एन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको अगर हम डायरेक्ट भी कैलकुलेटर से सॉल्व करें या मिडल टर्म ब्रेक से सॉल्व करें, तो ये मिडल टर्म ब्रेक होने के बाद इस तरह फैक्टर्स बनेंगे 76 और -495, एन -76 और एन -495। अब सवाल है आपसे, -76 वहां जाकर प्लस हो गया, -495 वहां जाकर प्लस हो गया। अब मेरा सवाल है, हमने खाना कितने दिन के लिए मंगवाया था, 66 डेज के लिए, रोजाना 20 बंदे मर रहे हैं, तो क्या खाना 495 दिन चलना चाहिए? क्या ये आंसर हो सकता है? 66 डेज का खाना, 20 जो रोजाना जो है वो 20 बंदे मर रहे हैं, तो खाना क्या 495 तक चलना चाहिए? नहीं, खाना मैक्सिमम चलना चाहिए तो 76 डेज तक चलना चाहिए। तो आंसर जो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन, वो 495 तो डज नॉट एग्जिस्ट है, वो हो ही नहीं सकता। ये केस ही ऐसा है कि इस केस में हम पहुंच ही नहीं सकते। तो n इज इक्वल टू 76 आपका फाइनल आंसर होगा। तो आप बाकायदा तौर पर बताएंगे 76 days will the provision last, पूरा प्रोसीजर करना होगा। द 76 डेज विल द प्रोविजन लास्ट, मतलब कि आपका खाना 66 डेज नहीं बल्कि कितने दिन चल जाएगा, 76 डेज चल जाएगा। 76 डेज आपका लास्ट जो खाना है वो यहाँ पर चल सकता है। तो आपने सवाल को कैसे देखा, एक दफ़ा फिर क्लियर करें। इस सवाल को आपने इस तरीके से देखा कि भाई हमारे पास 5700 मैन्स जा रहे हैं 66 डेज के लिए, और इनके लिए जो हमने प्रोविजंस रखे हैं वो 5700 मैन के खाने के चीज़ें अशिया रखा गया है। लेकिन गैरसन लॉसेस 20 मैन ईच डे, मतलब कि हमारे पास 20 बंदे कम होते जा रहे हैं। फॉर हाउ मैनी डेज विल द प्रोविजन लास्ट, और फिर आखिर में खाना कब तक चलेगा, मतलब 66 डेज तक चलेगा या उससे आगे भी चल सकता है। इन केस अगर जंग आगे तक चले गई तो खाना और कितना लंबा चलेगा। तो ये है आपका असल मकसद कि आपने एन के फॉर्मूले से सारा काम करना है। तो बेटा वो स्टूडेंट जो मुझसे ये पूछ रहे हैं कि -20 कैसे आया, तो ये जहन में आपने रखना है कि -20 कैसे आया। आपने सीक्वेंस बनाई 5700, फिर 20 कम किए तो सीक्वेंस डिक्रीजिंग साइड है 5680, फिर डिक्रीजिंग साइड 5640। तो जब डिक्रीजिंग साइड पर है तो इनका कॉमन डिफरेंस माइनस में निकलेगा। ठीक है बेटा, तो इसको कॉपी कर लें जल्दी से। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, find the first four term of a series of which the sum to n term, find the first four term of the सीरीज का वर्ड यूज कर रहा है तो हमें फोर टर्म्स मालूम करनी है, ऑफ विच द सम ऑफ एन टर्म इज 1/2 n 7n -1। अब इस की जनरल टर्म हमें क्वेश्चन में गिवन दे दी इन्होंने, और कह रहे हैं कि हमें फोर टर्म मालूम करनी है। ठीक है, तो ये बात जहन में रहे, ये बात जहन में रहे कि हमें एन टर्म्स मालूम करने हैं, सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है,
अच्छा भाई, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्क ये करेंगे कि हमें एन टर्म, मतलब हमें फर्स्ट फोर टर्म मालूम करना है। तो एन की जगह वन पुट करेंगे, जहां जहां जनरल टर्म में एन दिया हुआ है वो सीरीज का फर्स्ट टर्म हो जाएगा। फिर एन की जगह टू पुट करेंगे, जहां जहां एन की जगह हम टू रख देंगे और वहां से हमारे पास पुट हो जाएगा, वहां से हमारे पास सेकंड सीरीज का नंबर आ जाएगा, फर्स्ट फोर टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, इस तरह फोर्थ टर्म तक हमें मालूम करना है। तो ये सवाल कोई मुश्किल नहीं है, ये आप अभी क्लास में बैठे बैठे कर लो जल्दी से, शाबाश। सम ऑफ एन टर्म, एन की जगह वन, एन की जगह टू, एन की जगह थ्री, एन की जगह फोर, टोटल आपने फोर टर्म्स निकालनी है। ठीक है बेटा, फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द सीरीज। इज इट क्लियर? जल्दी, शाबाश। अब देखो, आपको नो आपने इसकी टर्म मालूम करनी है, और ये जो आपके पास जो है ना, ये इन्होंने कंडीशन जो दी थी ना, ये 1/2 n 7 n-1 वाली, ये सीरीज की कंडीशन थी। सीरीज से आपने S1 निकाल लिया, S2 निकाल लिया, S3 निकाल लिया, S4 निकाल लिया, लेकिन मुझे तो T1 T2 T3 T4 चाहिए। तो बेटा ये बात जहन में रखना कि जो S1 की पहली टर्म होती है वही T1 होता है। जो हमेशा सीक्वेंस का पहला नंबर होता है वो S1 के लिए भी वही होता है और T1 के लिए भी सेम होता है, वो चेंज नहीं होता। लेकिन जो दूसरा नंबर होगा, अब गौर से सुने, दूसरा नंबर क्या होगा? 3 + 13, मतलब के 13 जो आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है कि इनके बीच में सीक्वेंस में हमारे पास प्लस का साइन है। मतलब 3 में ऐसे कौन से नंबर ऐड हुए होंगे कि वो 13 बना? 3 में 10 ऐड हुए होंगे। देखो बेटा, स्क्रीन आ रही है, सबके सामने आ रही है, देखो मेरी बात को समझो, देखो समझिएगा कि आपके पास, आपको चाहिए फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म सीक्वेंस, और ये दिया हुआ है सीरीज। तो सीरीज और सीक्वेंस में फर्क क्या होता है? सीरीज में हम पिछली क्वांटिटी में अगली क्वांटिटी को प्लस करते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस प्लस होता है, और फिर अगला नंबर प्लस होकर आता है। तो ये S1 S2 S3 ये प्लस हुए हैं, और हमें तो सीक्वेंस बनाना है। तो सीक्वेंस कैसे होगा? अगर यहाँ प्लस हुए हैं तो T1 T2 T3 को रिवर्स करने के लिए मैं क्या करूंगा? माइनस करूंगा। कैसे माइनस करूंगा? 3 - 13, यानी 13 - 3, आपका जो नंबर आएगा वो कितना आएगा? 10 आएगा। फिर उसके बाद अगला नंबर 30 - 13, आपका जो T3 आएगा वो कितना आएगा? 17, यानी कि पहला नंबर 3 है, दूसरा नंबर आपके पास 10 है, ठीक है, और तीसरा नंबर आपके पास, तीसरा नंबर आपके पास यहां पर 17 है, कॉमन डिफरेंस 7 आ रहा है देखो, और T4 जो है वो आपके पास 24 है। तो सम ऑफ सीरीज प्लस होकर आता है, और जब हमें वापस टर्म पर आना पड़ता है तो हम सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से जब माइनस करेंगे, या फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म से माइनस करेंगे, तो हमारे पास इस तरह नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे, T1 T2 T3 T4। तो एक दफा आपने देखा कि भाई हमें सम, यहां पर क्वेश्चन में हमें सम ऑफ सीरीज का केस दिया हुआ था, सम ऑफ सीरीज का केस दिया हुआ था। एक दफा फिर आप देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। जो केस है वो आपसे कह रहा है कि आपको सम ऑफ सीरीज का केस दिया हुआ है। आप देखें जरा गौर से, ये आपके पास फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ अ सीरीज विच ऑफ द एन टर्म्स। तो हमने पहले S1 S2 S3 S4 निकाला, और उसके बाद हमने T1 T2 T3 निकालना है, T1 T2 T3 एंड T4। तो वो कैसे निकलेगा? उसको निकालने के लिए हमें वही काम करना पड़ेगा कि हम जो है वो, ठीक है, S1 S2 S3 और S4 ये आपने निकालना होगा। S1 फर्स्ट टर्म है, S2 जो है वो T2 S2 माइनस S1 कहलाएगा, T3 S3 माइनस S2 और T4 S4 माइनस S3। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? If S1 S2 S3 respectively be the sum of the first N1, first
n2 and first n3 terms of an AP. Show that, देखो दोबारा सुनो, if S1, S2, S3 respectively be the sum of N1, N2 and N3 terms of an AP. AP की पहली दूसरी टर्म का S1, S2, S3 उसका सीरीज सम है। तो इन्होंने बोला ये चीज प्रूफ कर दो कि S1 अपॉन N1 N2 माइनस N3। अभी देखो कितनी बड़ी चीज प्रूफ करनी है। S2 अपॉन N2 N3 माइनस N1, S3 अपॉन N3 N1 माइनस N2 इक्वल टू 0। तो बेटा सबसे पहले तो हमने प्रूफ करनी है वाली बात, तो हम क्या करेंगे, हम गिवन पर जाएंगे कि हमारे पास सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ, S1 बराबर है S1 N1 अपॉन 2A प्लस N1 माइनस 1D, S2 N2 अपॉन 2A प्लस N2 माइनस 1D, और S3 N3 अपॉन 2A प्लस N3 माइनस 1D। याद रहे कि इस सवाल में ना तो हमें फर्स्ट टर्म पता है, ना तो कॉमन डिफरेंस पता है, हमें इसमें n भी नहीं पता और ना ही सम ऑफ टर्म पता है। अब हमें वेरिएबल्स की फॉर्म में दिया हुआ है और वेरिएबल्स की फॉर्म में ही प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, गौर से सुनिए। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। कौन सी लेफ्ट हैंड साइड ली? जो बात हमें प्रूफ करनी है उसको कंप्लीटली लेफ्ट हैंड साइड ली और जीरो के बराबर प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे, अब आइए जल्दी से, शाबाश। देखिए, S1 की जगह पर हम फॉर्मूला लिख देंगे n/2 N1/2, ठीक है, और 2A प्लस N1 माइनस डी है। तो बेटा ये N1D से मल्टीप्लाई होकर डायरेक्ट लिखा हुआ है N1D और माइनस डी, ये इस तरह लिखा हुआ है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है N1, ये ऐसे ही आ गया। और ब्रैकेट क्या लिखा हुआ है N2 माइनस N3, ये भी इसी तरह आ गया। दोबारा देख ले, S1 का फॉर्मूला यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया गया। क्या है? N1/2 2A प्लस N1D माइनस डी डिवाइडेड बाय N1 N2 माइनस N3। S2 की जगह S2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी फॉर्मूले की। क्या करी? N2/2 प्लस N2D माइनस डी और N3 माइनस N1 डिवाइड बाई N2, मतलब S2 की जगह सब्सटीट्यूट करी, बाकी N2 और ब्रैकेट इसी तरह मौजूद है। S3 में S3 की वैल्यू सब्सटीट्यूट की और N3 और ब्रैकेट इसी तरह मौजूद है। अब आपने क्या काम करना होगा, देखो समझने वाली बात है कि भाई अब मुझे इन सब में नोमिनेटर में, गौर से देखना, नोमिनेटर में आपको 1/2 कॉमन होता हुआ ऊपर से नजर आएगा। कैसे? कि ये 1/2 1/2 और 1/2 आपने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? अंदर क्या चीज आई? अंदर आपके पास ये चीज बची। अच्छा, इसको ऐसे देखोगे, सुनो जरा गौर से। पहला पर्पस आपका ये होगा कि ये वाला N1 ऊपर वाले N1 से कैंसिल, ये वाला N2 ऊपर वाले N2 से कैंसिल, ये वाला N3 ऊपर वाले N3 से कैंसिल, और सब में ऊपर अगर कैंसिल हो जाता है तो 1 बचता है, तो 1/2 आप सब में कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और अब आपके पास 2A N1D माइनस डी ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा? 2A को N2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख देंगे 2A N2, 2A को N3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2A N3, N1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे N1 N2D, N1 N2D, और N1 को N3 से करेंगे N1 N3D। इसी तरह D को भी दोनों से करेंगे N2D N3D। अब इसी तरीके से हम अगले दोनों ब्रैकेट्स को भी आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? 2A N3 से मल्टीप्लाई हुआ, 2A N1 से मल्टीप्लाई हुआ, N2D N3 से मल्टीप्लाई हुआ, N2D N1 से मल्टीप्लाई हुआ, और इसी तरह एन डी को भी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन याद रहे डी की साइन माइनस है तो वो भी मल्टीप्लाई होगी, और इन दोनों ब्रैकेट्स को ही मल्टीप्लाई करेंगे, और ये सब के सब आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। आप नीचे देखेंगे, इस बात पे ईमान रखिएगा कि ये प्लस माइनस की वजह से आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। और 1/2 जीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद ये किससे प्रूव हो जाएगा? जीरो से। समझ में आ गई बात? ये जीरो से प्रूव हो जाएगा।
तो जल्दी से आप जो है वो इसे कॉपी कर लें, ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। बस S1 S2 S3 की वैल्यू पुट करेंगे, N1 N2 N3 कैंसिल होगा और ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 1/2 कॉमन आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये था इस सवाल का मकसद।